महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले दिखाई दिए। हालांकि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई और झारखंड में जेएमएम की जीत हुई। इन दोनों ही नतीजों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि दोनों ही जगह सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी थी एक बार फिर से वो सत्ता में आ गई। लेकिन यहां पर एनडीए की जो जीत है, यानी कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनावों में जो एनडीए को जीत मिली है, वो सवालों के घेरे में आ गई है। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों विपक्ष ईवीएम महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। एक के बाद एक काफी बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ईवीएम से खेला किया गया। दोस्तों, जहां पर जीतने की संभावना नहीं थी वहां पर भी बीजेपी पार्टी किस तरह से जीत गई और किस तरह से यहां पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। वहीं पर विपक्ष पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात कहती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बाकी क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, आप लोग इस रिपोर्ट को देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से यहां पर खेला किया गया है और किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले दिखाई दिए। बिल्कुल। हालांकि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई और झारखंड में जेएमएम की जीत हुई। इन दोनों ही नतीजों में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि दोनों ही जगह सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी थी एक बार फिर से वो सत्ता में आ गई। लेकिन यहां पर एनडीए की जो जीत है, यानी कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनावों में जो एनडीए को जीत मिली है, वो सवालों के घेरे में आ गई है। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों विपक्ष ईवीएम में धांधली के आरोप लगा रहा है, क्यों विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मशीनरी जीत गई है, क्योंकि ये जनता का फैसला नहीं हो सकता, जनता गद्दारों को नहीं जिता सकती। ये तमाम आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं, क्यों महाराष्ट्र में एनडीए की जीत सवालों में है, क्यों एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले दिखे। बिल्कुल। जो मुद्दे ये जो खबरें सामने निकल कर आई हैं वाकई में वो हजम होने वाली नहीं है। ने महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में सुनामी खड़ी कर दी। जैसे कि आप जानते हैं कि लाडली बहन योजना हो या बटेंगे तो कटेंगे और भी तमाम इस तरह की जो चीजें थी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्होंने बीजेपी को जीत महाराष्ट्र में तो दिलाई, लेकिन इसके उलट झारखंड में भी बटेंगे कटेंगे का खूब प्रचार किया गया, घुसपैठिए का खूब प्रचार किया गया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, गोगो दीदी योजना लाई गई और उसके सहारे से महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी के किसी भी दाव से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। हर तरीके से विरोध होता रहा था उसका भी, तो उसमें भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मुद्दे एक ही थे तो फिर नतीजे अलग अलग कैसे हुए। महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत, और बहुमत भी बहुत अच्छा खासा, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो 160 पहुंच पाएगी। यहां तक कि बीजेपी को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि इस बार वो सत्ता में आ पाएगी, एनडीए को सत्ता हासिल होगी। और इसके उलट हुआ ये कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली, यानी 233 सीटों पर जीतकर बीजेपी महाराष्ट्र में आई। और इसके उलट झारखंड में पूरी संभावना ये जताई जा रही थी, यहां तक कि सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रहे थे, उसमें भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, पेच फंसा हुआ बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ सकती है, एनडीए सत्ता में आ सकती है, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए थे। बीजेपी की जीत का जो श्रेय महाराष्ट्र में दिया गया है उसे पीएम मोदी की लोकप्रियता और आरएसएस की मेहनत को बताया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा मेहनत आरएसएस और पीएम मोदी ने झारखंड में भी की थी, तो ये भी सवाल खड़ा होता है। तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सहयोगी ही प्रचार में उससे दूर दूर भागते दिखाई दिए थे। अजीत पवार ने तो सार्वजनिक रूप से ये कह दिया था कि मोदी और योगी की जरूरत एनसीपी को नहीं है। एनसीपी उम्मीदवारों की सीट पर ना तो पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, ना यूपी के सीएम योगी की उनको जरूरत है, और ना ही अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा से उनको प्रचार कराना है। यानी अजीत पवार ने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जरूरत अपने उम्मीदवारों की सीटों पर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने योगी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया था उस पर भी खुलकर विरोध जताया था। तो यहां पर यह देखने को मिला था महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर इस गठबंधन बिखरा हुआ था, और इसकी तुलना में अगर झारखंड की बात करें तो एनडीए एकजुट दिख रहा था।
झारखंड में एकजुट एनडीए चुनाव हार गया, लेकिन महाराष्ट्र में बिखरा हुआ एनडीए कैसे चुनाव जीत गया, ये बात हजम नहीं हो रही है लोगों को। कम से कम नतीजों में तो दिखाई दी। और यही एक बड़ी वजह है कि सवाल ईवीएम पर उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खेला जनता ने नहीं, ईवीएम ने किया है, और इसका सबूत है चुनाव आयोग का वोटर टर्नआउट ऐप, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के आंकड़े जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो खेल हुआ उससे इंडिया गठबंधन को ही सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर महाराष्ट्र में वोटिंग के आंकड़े लगातार कैसे बढ़ते चले गए, बदलते चले गए। आप जानते हैं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसी दिन झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान भी हुआ। शाम को 5:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि झारखंड में 65.5% के करीब और महाराष्ट्र में 58.2% के करीब वोट डाले गए। आमतौर पर यह देखा गया है कि 5.5 जो मत प्रतिशत का जो आंकड़ा सामने आता है फाइनल आंकड़ों में, वो 1 से 2% बढ़ता है। कभी कभी ये 3% भी बढ़ जाता है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार ये अलग अलग देखा गया। महाराष्ट्र में तो 1 से 1.5% तक वोटिंग बढ़ी, यानी जो आंकड़ा 67.5% के करीब था वो बढ़कर 68.95%। बताइए, इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया था तो खेला हो गया। 58% से उछलकर 10 लाख करीब वोट 66% को भी पार कर गया। और इसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये खेल हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि फाइनल नंबर काउंटिंग से 12 घंटे पहले सामने आए। अब जो पार्टियां थी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि सुबह होने वाली काउंटिंग की तैयारी करें या फिर चुनाव आयोग से सवाल करें कि आखिर ये हुआ क्या है। जाहिर सी बात है कि रात को फाइनल नंबर आते हैं और सुबह काउंटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों को मौका ही नहीं मिल पाया, और जब मौका मिला तब तक चुनाव नतीजे सामने थे। अब विपक्ष नहीं कर पाए। इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है तो बीजेपी और उसके सहयोगी हार की खींच बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर बीजेपी के पक्ष में परिणाम आ जाते हैं, लेकिन झारखंड में वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो बीजेपी बुरी तरह से हार जाती है। जबकि चुनाव का जब ऐलान हुआ था तो बीजेपी के नेता ही दावा कर रहे थे कि झारखंड में तो वो लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर पेच फंस सकता है। लेकिन जब नतीजे आए तो महाराष्ट्र में कोई फॉरवर्ड नहीं है। उल्टा अब महाराष्ट्र में बीजेपी सीएम भी अपना बनाने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। शिंदे और अजीत पवार तक की उसे जरूरत नहीं है, लेकिन झारखंड में इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे बड़ी हार मिली है। मात्र 21 सीटें बीजेपी जीत पाई है, जबकि इससे पहले 25 सीटें जीतकर बीजेपी आई थी। यानी इस बार बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान और ज्यादा हो गया है। झारखंड की सत्ता के लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा को कांग्रेस से लेकर आई। मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो उनकी पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया। इसी तरह बाबूलाल मरांडी को तो पूरी की पूरी पार्टी का ही बीजेपी में विलय करा दिया और बीजेपी की झारखंड में कमान बाबूलाल को ही सौंप दी। लेकिन मरांडी भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। इसी तरह चंपाई सोरेन को लेकर झारखंड के अंदर कोई करिश्मा नहीं कर पाए कि चुनाव से पहले बीजेपी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अब हेमंत सोरेन के पास कोई जवाब नहीं बचा है। लेकिन चंपाई अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए। कोल्हान में 14 सीटें हैं। चंपाई खुद को कोल्हान का टाइगर कहते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ की 12 सीटें हारी। 12 सीटें बुरी तरह से हारी। और भी बुरा हाल रहा। पार्टी के पास पहले 18 में से 5 सीटें थी, लेकिन इस बार मात्र 1 रह गई। साफ है बीजेपी का कोई मुद्दा वहां नहीं चला झारखंड में, कटोगे और ना ही घुसपैठ का। बीजेपी ने मुस्लिम, दलित और आदिवासियों के बीच विभाजन की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि बाजी बीजेपी के हक में चली गई? ऐसे में इस पर मंथन भी होना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो गया। बुरी तरह से पेश फंसा हुआ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुना रहा है और ये दावा किया जा रहा है राजनीति के जानकारों की तरफ से कि अगर ये जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ा कैसे, और जहां बढ़ा वहां नतीजे ही पलट गए, और जहां कम बढ़ा वहां पर नतीजे बीजेपी के खिलाफ यानी कि एनडीए के खिलाफ। तो अगर इस मामले पर विपक्ष सवाल उठाता है और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। और इसीलिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और इस पर चिंतन, इस पर मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहां पर सवालों के कटघरे में महाराष्ट्र का चुनाव जो है बुरी तरह से आ चुका है। वहीं पर इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि अगर जो जवाब है चुनाव आयोग की तरफ से अगर पूरी तरह से सही जवाब नहीं दिया गया तो विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है या फिर देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। दोस्तों जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि बीजेपी पार्टी बुरी तरह से इसमें फंस चुकी है। चुनाव जीतने के बाद बुरी तरह से बीजेपी पार्टी इसके अंदर फंस सकती है। जिस तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, अगर इसमें सही जवाब और सही चीज़ अगर विपक्ष पार्टी के हाथ नहीं लगती है तो काफ़ी बड़ा देश के अंदर आंदोलन जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि सत्ता पलट कोई भी राज्य के अंदर नहीं हुआ। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, झारखंड के अंदर जो सरकार थी वही सरकार रही, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार थी वही सरकार रही, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों के सामने ये पूरी रिपोर्ट रखी गई है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।